वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट फ्रंटलाइन कामरान पे। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों की तरह कराची खास तौर पर आज एक दफ़ा फिर जो है वो बदतरीन अंधेरों में डूबा रहा। चौथी दफ़ा एक हफ्ते के दौरान ये बिजली का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था और कराची के शहरी जो है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो सड़कों पर निकल आते रहे। के इलेक्ट्रिक जो है उसकी तरफ से सिर्फ सॉरी और माजूरत ही कही जाती रही, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और आवाम की इस वक्त जो है रमज़ान के महीनों में भी जो कमिटमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि रमज़ान में इफ्तारी और सहरी एटलीस्ट एग्जेम्प्टेड होंगे, वो कराची में किसी भी लिहाज देखने में नहीं आ रहे। मैं सबसे पहले अगर कराची के मामले पे बिजली को लेकर बात कर लूँ, हमारे साथ जो मौजूद है सलमान मुजाहिद साहब MK के ताल्लुक है। सलमान साहब, ये बात सही है कि कराची जो है वो उसमें एक दफ़ा फिर आज बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था और लोग जो है वो पानी को तरस ही रहे, बिजली को भी तरस रहे थे रोज़ों के अंदर, रोज़े की हालत में। सलमान मुजाहिद साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल कामरान साहब, ये इस हफ्ते में कोई ये 5वां बड़ा ब्रेकडाउन आया है जो कल रात को आया। इससे पहले जो पिपरी की लाइन जो है KV 220 की लाइन आ रही है मेन लाइन, वो बंद हुई। उससे पहले जाम शरो का पावर प्लांट वहाँ पे ब्रेकडाउन आया, फिर बिन कासम का पावर प्लांट वहाँ ब्रेकडाउन आया। और कल रात तो हद ही हो गई। कल रात तो जाम शरो, हैदराबाद, नवाबशाह, मतलब सिंध के मुख्तलिफ हिस्से और कराची तो पूरा 70% से ज़्यादा कराची शहर जो बिजली से महरूम। और आपने देखा कि धाबेची भी जो कराची को जो मेन पानी की जो बल्क लाइन है वो भी बैक प्रेशर की वजह से वो भी फट गई। और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कराची शहर को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इलाके तो ठेकेदारों को दे दिए ठेके पे कि जी आप हमें महीने का इतना दे दो, बाकी इलाके से आप 300 रुपये लो फीगर, 400 रुपये लो, ये मामला कर दिए। और जो मैं बताऊं, जो मेरा इलाका बल्दिया टाउन है, वहाँ का जो GM है शफकत अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो डायरेक्टर अरशद इफ्तिखार और उसामा कुरैशी, वो तो फिर भी रिप्लाई दे देता है, और जो दीगर लोग हैं। लेकिन जो हायर मैनेजमेंट है वो रिप्लाई देने को तैयार नहीं। इवन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो आवाम को तो आप सोच लें, अब पूरी रात लाइट नहीं होती, हम फ़ोन करते रहते हैं, हम ट्विटर पे मैसेज करते रहते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, उन्हें ईमेल करते हैं, लेकिन चंद 1-2 अफसरान के अलावा कोई रिप्लाई नहीं देता। ये तो हाल कर दिया उन्होंने कामरान शाहिद। और ओवरऑल कराची की मैं बात करूँ, मैंने तो ये भी सुना है कि 4 दिन पहले, परसों रात ये ट्वीट आया था कि के इलेक्ट्रिक ने अपने 3 मेन जनरेशन पावर प्लांट को बंद कर दिया है और के इलेक्ट्रिक जो है कराची से भागने की तैयारी कर रही है। ये तो बड़े अफसोसनाक राइल है। हारून अख्तर साहब, बहुत कमिटमेंट करके आपकी हुकूमत आई थी, खासतौर पर रमज़ान में प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि सहरी और इफ्तारी में जो है वो लोड शेडिंग होगी। कराची के लोगों को क्या कसूर है जनाब कि इलेक्ट्रिक में अभी भी 26% शेयर जो है हुकूमत का है, और अगर 26% ना भी हो तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी जिम्मेदारी है कि के इलेक्ट्रिक अगर लोगों की जिंदगियों को उसने जो है वो वबाल जान बनाया हुआ है तो उसको फारिग कर दें, आप खुद ही फारिग कर दें। अरबों रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहे और काम टकेगा नहीं उनका। देखिए कामरान, आपकी बात सही है, इनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें डेफिनेटली लॉट इज लैकिंग,
मगर आप ये देखिए कि जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आती है तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत आप चलते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं तो आइंदा पाकिस्तान में कोई फॉरेन कंपनी प्राइवेटाइजेशन में या किसी और तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये मेरा ख्याल है ये लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेफिनेटली फेवरेबल है इस कंपनी के एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 26% शेयर है, मगर इसके अंदर काफ़ी ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक के फेवर में हैं। जैसे इनके पास इस वक्त आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है 650 मेगावाट की, मगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि हुकूमत इनको गैस दे। जब गैस की शॉर्टेज होती है तो फिर वो बंद रखते हैं और 650 मेगावाट रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बिजली इनको जाती है, लिहाजा वहां कुछ हो सकता था। बहरहाल वो मेरा ख्याल कॉन्ट्रैक्ट अब अपने इख्तिताम पे पहुंचा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम के साथ आपका असल तो कॉन्ट्रैक्ट अवाम के साथ है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को अंडरमाइन कर दे उसको तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना चाहिए। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब से इसी टॉपिक पे अली साहब ये बता दीजिए, कराची में आज चौथा बड़ा ब्रेकडाउन था, एक ही हफ्ते के दौरान बिजली आ नहीं रही और अभी सलमान मुजाहिद साहब बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक वालों ने 3 हिस्सों में जो है वो किया हुआ है बिजली की लोड शेडिंग को। जो लोग बिल्कुल रिकवरी नहीं कर पाते या आई थिंक पसमानदा इलाके होंगे वहां तो सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है। सी कैटेगरी के अंदर 12-14 घंटे लोड शेडिंग होती है और ए कैटेगरी में भी बेतहाशा लोड शेडिंग है। तो आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है या हुकूमत ही कुछ कर नहीं पा रही? वादे तो बड़े किए थे प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले। अली साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू कामरान शाहिद साहब, और साथ साथ मैं हारून साहब को और सलमान भाई को वेलकम करता हूँ। बहुत सीरियस इशू आपने उठाया है। मैं समझता हूँ एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी हुकूमत चाहे मरकजी हो या सूबाई ये नहीं चाहती कि लोगों को बिजली ना मिले, क्योंकि फिर लोग निकलते हैं सड़कों पे। असल मसला कमरान इसका नहीं है कि मियाँ साहब क्या चाहते थे और क्या कर दिया। मसला ये कैपेबिलिटी का है, क्या उनमें कैपेबिलिटी है इस मसले को हल करने की, और उसके साथ साथ जो उसके साथ दूसरा ज़िम्नी सवाल है वो ये है कि क्या उनको इदराक भी है कि ये मसला कितना संगीन है और इसको हल कैसे करेंगे। पहली बात तो KESC की जो है, मैं ये कह दूं, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवाम की जिंदगी और अपने कौम की तरक्की से ज्यादा मुस्तनद नहीं होता। इस मुल्क में हमेशा नजर जरूरत की बुनियाद पे आईन को पामाल किया गया, चाहे वो अयूब खान साहब हो, चाहे वो ज़िया उल हक साहब हो, या चाहे वो मुशर्रफ साहब हो। तो कभी तो ऐसा भी हो कि अवाम के लिए नजर जरूरत के तहत एक, मैं तो इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझते हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, उनको पता है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं तो इसको कमान साहब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझता हूं जो अवाम के मफाद के खिलाफ किया गया, तो इसको नजरसानी किया जाना चाहिए। इसको मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्लियर टर्म्स में कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इसको जो है वो टेक ओवर कर ले। अगर नहीं कर सकती सिंध की हुकूमत तो मरकज टेक ओवर कर ले, क्योंकि सिंध में लोग मर रहे हैं, बल्कि मर चुके हैं। बच्चों की तालीम इफेक्ट हो रही है, फैक्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, सब कुछ कमरान इफेक्ट हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे को लान तान करके चले जाते हैं, रिजल्ट कोई कुछ नहीं होता। मेरे भाई सलमान साहब मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन इनकी जमात भी यहां पे हुकूमत की है। इनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, जिस तरह हमें भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख मेगावाट तो साहब की सिर्फ हाइडल की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए। हमारी KPK की हुकूमत बार बार मरकजी हुकूमत को कह चुकी है कि आप इसमें हमारे साथ आए, इन्वेस्ट करें। हम 20 अरब रुपए से ज्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता हम इसमें लगा सकें, क्योंकि छोटा सूबा है, उसके वसाइल कम है। एक तो हाइडल पे मियां साहब की तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूं वो आके तख्ती मियां साहब लगा दें, खैर है, इमरान खान और परवेज खट्टर उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। मियां साहब आके KPK में तख्ती लगा दें, लेकिन लगा दें, स्टार्ट कर दें। हमने छोटे छोटे हारून साहब निगलेक्ट कर रहे हैं आप जी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैंने एक और बड़े अहम इशू पे बात करनी कराची के हवाले से। जी पहली बात तो यह है कि जो कि इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट है वो पिछली गवर्नमेंट के दौरान हुआ था, मियां साहब की गवर्नमेंट के दौरान बिल्कुल नहीं हुआ था। इसमें इस गवर्नमेंट को पर फॉल्ट डालना बिल्कुल सरासर ज्यादती है। दूसरी बात यह है
कि दासू डैम जो है उसकी फाइनेंसिंग इसी दौर में हुई है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। डायमर बादशाह डैम के ऊपर इस बजट में भी एलोकेशन है और काम शुरू है और इस वक्त पूरी दुनिया में फंडिंग की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा LNG 2 क्विक सोल्यूशन जो है, एक LNG का जिसके 3600 मेगावाट के अगले 3 सालों में प्लांट लगेंगे। 2017 तक आपकी 7200 मेगावाट बिजली ऑनलाइन आ जाएगी और इंशाल्लाह हाइडल क्यों नहीं लगा देते आप? खैर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं लगा देते हाइडल? वो भी तो वहां भी तो लोग मर रहे हैं गर्मी से और लोड शेडिंग से भी। तो नहीं, अगर वहां हाइडल बनता है तो जरूर लगाएं, ये भी लगाए ना। अभी ये देखें ना कि PTI गवर्नमेंट को भी इनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना, ये बताएं प्लांट लगाए अभी तक, कि किस पे काम हुआ है, कितने फाइनेंशियल क्लोज हुए हैं। हारून साहब मैं अगर अर्ज करता हूं, हारून साहब मैं अगर आपकी देखें, मुझे 1 मिनट देने प्लीज। हारून साहब, KPK में अभी हाल ही में कलाम में हम एक लगा चुके हैं, अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने दीर में एक की ओपनिंग की है और साथ ही हमारे मर्दान में एरिया में मचई में एक है, उसकी वो बिल्कुल तैयार है। और उसके साथ साथ कोहिस्तान में रनोलिया के मकाम पे भी हारून साहब एक मौजूद है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपकी वसातत से आप तशरीफ फरमाएं कि उसमें सब कुछ तैयार है, सिर्फ लाइन जो लाइन बिछाई जाती है उसमें हुकूमत की तरफ से हमें तावन चाहिए, मरकज की तरफ से। और उसके साथ साथ हमने कोई 356 माइक्रो और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हुए, जिसमें से कोई 20 के करीब जो है उस पे इंशाअल्लाह अजीज जो है इस साल के एंड तक वो उस पे काम तकरीबन अच्छा, वैसे मैं आपको ठीक आप कह रहे हैं अली साहब 41 के करीब की फिजिबिलिटी तैयार है। लेकिन ये मैं समझता हूं हारून साहब, मैं आप तो सीनियर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जॉइंट वेंचर से होगा कि सूबाई और कौमी हुकूमतें मिलकर, क्योंकि हमने इनहेरिट किया सिस्टम, हम एडवर्सरियल सिस्टम में। KPK इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, KPK इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो फेडरल गवर्नमेंट की मदद की जरूरत होगी बिल्कुल ठीक है हारून साहब, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा आगे लेके जाना है मामले को, कराची से जुड़ा हुआ। कराची सलमान साहब मुझे आपके पास आना है, इससे जी कमेंट कर दें, क्विकली कर दें। मैं एक कमेंट कर दूं कामरान साहब के, इन्होंने जो 650 मेगावाट बिजली जो नेशनल ग्रिड से मिल रही है टोटल अपनी सप्लाई उस पर डाल दी और अपने जो जनरेशन के प्लांट थे जो गैस से चलते हैं या जो फर्नेस ऑयल से वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। फिर जो यहाँ पे 500 kV की जो PMT अब ट्रांसफार्मर लगती थी, 500 kV की PMT और ट्रांसफार इन्होंने अपने सिस्टम से ही ख़त्म कर दी है। और ये माहिदा जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था, फिर 2009 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ये माहिदे को दोबारा रीवेरीफाई किया गया। कामरान साहब उसमें वो शराइत डाली गई, कामरान साहब उसमें वो शराइत डाली गई कि अगर यहाँ पे लाइन लॉसेस होंगे, यहाँ पे जो तारों की लॉसेस होंगे, दीगर लॉसेस होंगे, तो वफा की हुकूमत अच्छा सर, इसमें तो आपका बिल्कुल ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन जिसमें आपका, मेरी अर्ज सुन लीजिए, जिसमें आपका रोल है मैं वो मसला जरा सामने ले आऊं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वजीर दाखिला साहब जो है उनकी तरफ से चल रही है न्यूज, वो ये कह रहे हैं कि इल्ताफ हुसैन की तकरीर इश्ताल अंगेजी की आखिरी हदों को छू गई है। उर्दू स्पीकिंग की भी तजलील इल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज कर रहे हैं और जो कल रात की उनकी स्पीच थी उसको भरपूर मजम्मत की वजारत दाखिला ने। और वजीर दाखिला कह रहे हैं वक्त आ गया कि बरतानिया से बाज़ाब्ता हेटरेट स्पीच के मुतालिक बात की जाए। सुलेमान मुजाहिद साहब, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, एक ऑपरेशन जारी है कराची के अंदर, उसमें बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इल्ताफ हुसैन साहब। अभी मेरे सामने है, वो कह रहे हैं DG रेंजर्स वॉइस रॉय बन गए हैं, वर्दी की आड़ में बेगुनाह शहरियों के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इल्ताफ हुसैन साहब ये भी कह रहे हैं कि कल मैं अगर ना रहा तो लोग जो है कराची में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बागी बन जाएंगे और पाकिस्तान का ये शहर कराची खुदा न खास्ता का लफ्ज़ तो खैर मैंने लगा दिया, वो सोमालिया बन जाएगा। तो ये इतनी बद्दुआएं रमज़ान के बाबरकत महीने में कराची के लिए, इल्ताफ हुसैन साहब तो पाकिस्तान ही के हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है सलमान साहब, इतनी बद्दुआएं पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं वो, और इतनी प्रोवोकेटिव स्पीचेस हैं उनकी पाकिस्तान की बावर्दी अफराद के लिए, DG रेंजर्स के लिए जो कराची में अमन लेकर आ रहे हैं। इतना ज़्यादा आप लोगों का काउंटर एनालिसिस है या बिल्कुल डिफरेंट आपका वो है हो गया फौज अफवाज पाकिस्तान के साथ जो मुल्क के दिफा की अलामत है? सलमान साहब मुझे आप 2 मिनट देंगे? जी जरूर जरूर जरूर। देखें, अल्ताफ हुसैन भाई की तकरीर को जो है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब का तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने जो वो अपना अभी जो राह के जो साबिक सरबराह ने जो इंकशाफात किए थे
जिसमें ये कहा था 90% जो है हमने कश्मीरी मुजाहिदीन के ग्रुपों को जो है राव ने जो इमदाद या ख़रीदने की कोशिश की, उस पर तो उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। मोदी साहब ने जो है जाके वहाँ पे बबांगे दहलका बांग्लादेश में कि जी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हमने मुक्ति बानी को मजबूत किया और पाकिस्तान को तोड़ा, उस पर तो उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और तालिबान के हवाले से बात कर लें, अच्छा अल्ताफ़ हुसैन भाई की तकरीर को सियाको सबाक से हट के पढ़ा जा रहा है। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कल ये कहा है कि फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, फ़ौज की तारीफ़ की है। हाँ, उन मजालिम की अल्ताफ़ हुसैन भाई ने निशानदेही की है, उन एट्रोसिटीज़ की निशानदेही की है। और देखिए अल्ताफ़ हुसैन भाई एक दरवेश आदमी है, हमारे पास कोई फोर्स तो है नहीं, कोई ताकत तो है नहीं, कोई बंदूक तो है नहीं कि हम मुकाबला करें। और मैं आपको बताऊं कि अभी 2013 से ऑपरेशन चल रहा है कराची में, सितंबर 2013 से MQM के इलाकों के मासरे हुए, लोगों को उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कामरान साहब, कहीं से एक भी रेजिस्टेंस आई? खुदा ना खास्ता कहीं से एक भी गोली चली? ऐसा नहीं, हाँ गोलियां वहां से चली जहाँ तालिबान के दहशतगर्दों के ठिकाने थे। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने यही बताया और आर्मी चीफ से अपील की है कि खुदा के वास्ते जो लोग, जो चंद काली भेड़ें जो वर्दी का सहारा लेते हुए जो चंद काली भेड़ों में आपने डीजी रेंजर्स कराची को भी कह दिया ना। डीजी रेंजर्स कराची तो सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और बड़ा कामयाबी से कर रहे हैं और कराची के लोग बादिल नजर में बड़ा खुश नजर आ रहे हैं उनके उस ऑपरेशन से। तो डीजी रेंजर्स को भी आपने उसी खाते में डाल दिया जिस तरह के वो इंडिया के डीजी रेंजर्स। कामरान साहब, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कहा है ना कि आप एक रेफरेंडम करा लीजिए कराची के अवाम का। कराची 2.5 करोड़ कमोबेश लोगों का शहर है, यहाँ पे शहरी बसते हैं, यहाँ मुख्तलिफ। सर मुझे एक बात बताइए, ये तो बड़ी इंफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है सलमान भाई। वो ये कह रहे हैं, अल्ताफ भाई ये कह रहे हैं कि MQM के बेगुनाह कारकुनों को की लाशें डीजी रेंजर्स सड़कों पर फिकवाते हैं, डीजी रेंजर्स वायसराय का किरदार अदा कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम बन गए हैं और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम तो पाकिस्तान में किसी ने शायद हाजिर सर्विस डीजी रैंक के शख्स पर ही लगाया होगा जो एक कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं कराची में अमल लाने के लिए। अल्ताफ हुसैन साहब इतने क्यों खिलाफ हो गए? जी कामरान साहब, जो शायद आप जो बातें करें, कल मैं भी उस स्पीच में बैठा हुआ था, इतने सख्त अल्फाज अल्ताफ हुसैन भाई ने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, बदवा जरूर दी थी कि आप कह रहे डीजी रेंजर्स अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। ये मेरे सामने है, डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर बार बार अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। वो महज दिखावे के मेजर जनरल है। 90 से बरामद किया गया तमाम असला लाइसेंस याफ्ता था। रेंजर्स ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिन पे आज चौधरी निसार साहब ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उर्दू स्पीकिंग की भी तस्दीक की है लोगों की और इश्ताल की आखिरी हदों तक छूने जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपके ख्याल में वजारत दाखिला की जो स्टेटमेंट है, ये इसको एक कमेंट एक कमेंट में दे दूं। देखें, यहाँ कराची शहर में रमजान में सिर्फ MQM के चैरिटी विंग KKF पे जो है ज़कात फितरा जमा करने पे पाबंदी। यहाँ जमात इस्लामी जो है 100 रुपए की पर्ची छाप के ज़कात की बुके छाप के फितराना ज़कात करे, वो चंदा और रतिया यहाँ पे शौकत खान जो है लोग आके 8 करोड़ रुपए वो चंदा और कामरान भाई सुन तो लें। जी कामरान भाई सुन तो ले, एक मिनट। यहाँ पे काल आदम जमाते कराची शहर में खुल्लम खुल्ला बैनर लगा के ज़कात फितरा करे तो चंदा और अतिया, और MQM जो सालों से ज़कात और फितरा करती आई है वॉलंटरीली, वो करे तो भत्ता। और ये किस आइन और कानून में लिखा है कि रेंजर्स का तर्जुमान ये बयान दे दे कि हम जबरदस्ती नहीं करने देंगे? नहीं, रेंजर्स ने किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि बिलाल अकबर डीजी रेंजर्स है या बदमाशों के डॉन? अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब ने लिमिट क्रॉस की है डीजी रेंजर्स के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए, या फौज पाकिस्तान, या आप समझते हैं कि उनका राइट था? खुदा ना खास्ता वो कोई खुदा तो नहीं है ना? नहीं, मैं डीजी रेंजर्स कोई खुदा तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। नहीं सर, खुदा बिल्कुल नहीं, नबी तो नहीं है, कोई पैगंबर तो नहीं है, बिल्कुल पैगंबर जो अल्ताफ भाई बात नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने फ्रीडम एक्सप्रेशन का इजहार किया है या लिमिट क्रॉस किया है? अली मोहम्मद खान साहब। कामरान साहब, मैं ही समझता हूँ कि वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एनफ इज एनफ, बड़ा मुश्किल कर दिया है अल्ताफ हुसैन साहब ने। जो ऑनरेबल MNAs हैं, मेंबर्स हैं MQM के, उनको कैसे वो डिफेंड करें? यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कामरान साहब जी, दुनिया में कहीं भी एक्टिव वॉर में हमारी आर्मी और हमारी रेंजर्स और हमारी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस और हमारी पुलिस, दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर। कामरान साहब, जंग की हालत में आप इस तरह के अगर बयानात देंगे अपने रेंजर्स के, आप मुझे ये बताएं, इस तरह के बयानात देने से जो मोराल है रेंजर्स के जवानों का, और वो कैसा होगा? और क्या उनमें गुस्से की हालत नहीं होगी कि रमजान में, रोजे की हालत में आपके रेंजर्स और आपकी फोर्सेस, यानी कि 2 दिन पहले कामरान साहब हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन, आपको इल्म है इसका? जी, वहां पे दहशतगर्दों से मुकाबले, रोजे की हालत में हमारे जवान लड़ रहे हैं, और इस तरह की बात करना वैसे में बहुत नामुनासिब है, और ये कानून को इस पे अमल में आना चाहिए। उसके साथ साथ देखें, मैंने सलमान साहब की बात बड़े गौर से सुनी,
उन्होंने फरमाया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान तोड़ने की जो बात उन्होंने की, और फॉर्मर रॉ के जो उनके हेड हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, बीबीसी का कहा, उन्होंने कहा वो तो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ उन्हें इशारा किया, वो तो MI6 के मेहमान है। मैं उसमें नहीं जाता कि कौन किसका मेहमान है। मैं ये कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनको कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और मुसलमानान आलम का कातिल कहता हूं, वो मोदी, उसको तो मियां साहब से हमारे अपने गिले हैं कि उनको जवाब देना चाहिए था, किस तरह देना चाहिए। इस तरह कल उन्हें कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ उधर, अभी बात करते हैं उसमें भी, लेकिन वो गैर हैं कामरान साहब, वो अगयार हैं, वो गैर हैं, वो दुश्मन हैं हमारे। बिच्छू का काम ही डंग मारना है। अल्ताफ हुसैन साहब तो हमारे अपने हैं, वो तो पाकिस्तानी है, ठीक है, आज उनके पास नेशनलिटी नहीं है, यूके में रहते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। अपना तो ऐसा नहीं करता ना। सही, ये आपकी बड़ी वैलिड बात है। और मैं इसी बात को आगे हारून साहब के पास लेकर जाऊंगा। हारून अख्तर साहब, अगर सुलेमान मुजाहिद साहब की बात को एक लम्हे के लिए वेटेज दी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि वो नाउजुबिल्ला डीजी रेंजर्स खुदा तो नहीं कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती, तो फिर इतनी सख्त तनकीद अल्ताफ हुसैन साहब पे आज आपकी वजारत दाखिला ने की है। वो यहाँ तक कहा है चौधरी निसार साहब ने कि लगता है बरतानिया में अल्ताफ हुसैन की करतूतों की वजह से उन पर घेरा तंग हो रहा है और इसी वजह से वो फौज और रेंजर्स पर वार कर रहे हैं अल्फाज के। आप ओन करते हैं वजीर दाखिला की स्टेटमेंट को, एक्सप्लेन करेंगे इतनी सख्त स्टेटमेंट क्यों दी वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन साहब पे? देखिए, बात यह है कि रेंजर्स अपनी मर्जी से तो वहां आई नहीं। पॉलिटिशियंस और सिंध गवर्नमेंट कराची के हालात तो ठीक नहीं कर सकी, और जो वहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, और रेंजर्स ने आके पिछले 2 साल में हालत काफी बेहतर की है। जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को रियलाइज नहीं कर लेंगी कि क्रिमिनल एलिमेंट अगर पार्टी में आता है उसके लिए जीरो टॉलरेंस होगी, उस वक्त तक ये मसले मसाइल होंगे। हमारे क्रिएटेड मसले मसाइल जो हैं वो रेंजर्स हल करने आई है, और मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब एक सब्सटेंशियल पार्टी के लीडर हैं, इनकी एक सब्सटेंशियल प्रेजेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की असेंबलियों में, और जब ये बोलते हैं तो उसका वेटेज होता है, और दूसरे मुल्क हमारे दुश्मन भी सुन रहे होते हैं। ये हमारी इंस्टीट्यूशन है जो जंग लड़ रही है। मेरा ख्याल है कि लफ्जों का चुनाव बिल्कुल गलत है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट्स he should be careful in using the words, and I own the statement of the interior minister. बिल्कुल सुलेमान साहब, तो केयरफुल हो सकते हैं अल्ताफ हुसैन साहब, या आप समझते हैं कि क्योंकि डीजी रेंजर तो खुदा नहीं, आपने अभी खुद कहा खुदा ना खासा, तो उनके साथ जो चाहे ऐसी तैसी कर सकते हैं, वो चाहे कराची में से सड़कों पे खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं अवाम को, शहरियों की जानो माल के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी मतलब आप समझते हैं कि फौज को इस तरह मुतनाज़ा बना देना चाहिए पॉलिटिशियंस को? कामरान साहब, मैं एक दफा फिर क्लेरिफाई कर दूं कि अल्ताफ भाई ने फौज के हवाले से अफवाह, सर रेंजर्स फौज है, एक तो ये क्लियर कर ले सुलेमान भाई, रेंजर्स फौज नहीं है, नहीं सर रेंजर्स फौज है, सर रेंजर फौज। यू हैव टू डिस्टिंग्विश कैसे फौज नहीं है सर? रेंजर्स फोर्स नहीं है। सुन ले, रेंजर्स के जो हाई ऑफिशियल थे वो फौज से आते हैं, जो रेंजर्स का जो लोअर कैडर है वो उसी तरह भर्ती होता है जिस तरह पुलिस में भर्तियां होती हैं। अच्छा, मेरे भाई ने बात की अपना अली खान ने कि अल्ताफ हुसैन भाई के बयानात को MNA-MPs के लिए मुश्किल होता है डिफेंड करना। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मेरे कायद ने जो कहा है बिल्कुल सच का है, हक का है, हर फोरम पे इसका दिफा करने को तैयार हो, दिफा करते रहेंगे। बात की यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की, MQM ने तो शुरू दिन से कहा है कि क्राइम और क्रिमिनल के लिए MQM में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर MQM में कोई मुजरिम है, कोई FIR में नॉमिनेटेड, आप बिल्कुल उसे पकड़िए, हमें कहिए, हम आपके हवाले करेंगे, लेकिन उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजारिए, अदालतों में ले जाइए। इसीलिए तो अल्ताफ भाई ने कहा है कि अदालतों से पहले अदालतें ना लगाइए, जजमेंट से पहले जजमेंट ना दीजिए, जजमेंट से पहले जजमेंटल ना होइए, जज से पहले जज ना बनिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कामरान साहब, यहाँ पे जो है एक फैक्ट शीट दे दी जाती है, इल्जामात की फहरिस्त आ जाती है, प्रेस रिलीज आ जाती है, लेकिन वही जो है चार्जशीट अदालतों में नहीं पेश की जाती। कामरान साहब, अगर MQM के लोग इतने मुजरिम है, इतने कातिल है, इतने बत्ताखोर है, इतने टारगेट किलर है, तो क्यों उन्हें मीडिया पे पेश किया जाता है? चले मीडिया पे पेश कर दिया, अदालतों में आप उन्हें चार्ज क्यों नहीं कर रहे? अदालतों में क्यों सबूत नहीं दे रहे? क्यों अदालतों में एविडेंस पेश नहीं कर रहे? क्यों नहीं गवाह दे रहे? और बात की अल्ताफ हुसैन की तकरीर की, अल्ताफ हुसैन ने जो कहा है, जिस तनाजर में कहा है, जिस पर्सपेक्टिव में कहा है, मैं उसे वर्ड बाय वर्ड ऑन करता हूं। और अल्ताफ हुसैन क्यों ना कहे, अल्ताफ हुसैन का कारकुन को जो मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, अल्ताफ हुसैन के कारकुन को मिसिंग किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे रहनुमाओं को जंगी कैदियों की तरह पेश किया जा रहा है, 90 दिन के रिमांड पे दिया जा रहा है।
आज भी मेरे इलाके के 2 कारकुन नईम यावर और कादर पप्पू 8 दिन हो गए उन्हें सोते हुए उनके घरों से चादर का 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए यहां से ले जाया गया। आज हमें कोई बताने को तैयार नहीं है। रेंजर्स के अफसरान हमारा फोन नहीं उठाते, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। यार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को तो आप जो है रिप्लाई दे दो, उन्हें ये तो बता दो कोई गैर कानूनी हिरासत में क्यों रखा है बाबा। 24 घंटे का कानून है, अदालत में पेश करो अगर वो मुजरिम है। अली मोहम्मद खान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? इससे पहले ब्रेक पे जाऊं मैं। जी अली मोहम्मद खान साहब। मैं समझता हूं कि सलमान साहब की जो जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं वो भी एड्रेस होनी चाहिए कि अगर उनके वो फील करते हैं कि उनके कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही है तो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोबारा इस रिक्वेस्ट के साथ कि रेंजर्स हम सबकी रेंजर्स हैं और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई हैं। और आप ये देखिए ना कि रेंजर्स के आने से कराची में अमन बेहतर हुआ। और देखें जो वहाँ पे जो भत्ता माफिया थी, वहाँ पे जो चाइना कटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो लैंड ग्रैबर थे, जो लोग मार रहे थे, वो तो छोड़ें, वो जो दूसरा भी है वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में हमें अपनी रेंजर्स को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उनसे आपका गिला है, कोई मसला है, तो उसको प्रॉपर फोरम पे इस तरह अगर आप देखें एक नेशनल लेवल का अल्ताफ हुसैन साहब, अगर हमें नहीं पसंद होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन वो बहरहाल एक कराची के काफी सारे लोगों के वो रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इसी के ऊपर एक और सवाल छोड़े जा रहा हूं अली मोहम्मद साहब, बिल्कुल ठीक है, अपने मेंबर्स को जी एक और सवाल छोड़े जा रहा हूं। कल साबिक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा है कि फौज रेंजर्स इतना अच्छा काम कर रही है कि जनरल राहिल शरीफ साहब को कम से कम 3 साल की और तौसीह मिलनी चाहिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पहले जरूर पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक मामला बहुत लंबा चौड़ा है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब अभी जारी है, कराची के अंदर पता नहीं कितना अरसा लगेगा कंक्लूसिव लॉजिकल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो जनरल राहिल शरीफ साहब की हवाले से जो परवेज मुशर्रफ साहब की स्टेटमेंट है, इस पे भी बात कर लेंगे। और आज जो सरताज अजीज साहब ने मीडिया ब्रीफिंग की है, लोग ये कह रहे हैं कि जिस दिलेरी से वो कश्मीर का जिक्र बार बार आज इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे थे, काश ये जॉइंट डिक्लेरेशन में भी आ जाता इंडिया के साथ, या मोदी साहब के सामने भी इस तरह उठाया जाता। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। आज कौमी सलामती के जो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के सरताज अजीज साहब, उन्होंने बड़ा बवागे दोहल कहा कि कश्मीर जो है वो हमारा फोकल पॉइंट है और एटसेट्रा चीज़ें। अली मोहम्मद खान साहब, अब आपकी कुछ तिश्तरगी खत्म हुई, कुछ तसल्ली हुई जो सरताज अजीज साहब ने जिस तरह मामला उठाया कश्मीर का, उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के सामने तमाम मामला रख दिया, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी को, तो कोई आपकी तसल्ली हुई उनकी आज की मीडिया ब्रीफिंग से? देखें, कामरान साहब, सरताज अजीज साहब जो हैं, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर, लेकिन जो उन्होंने आज कहा, जो उन्होंने आज फरमाया, दैट वाज फॉर पाकिस्तान कंजम्पशन। ठीक है जी, मर्दानगी की और गैरत दिखाने के कुछ कुछ वक्त होते हैं। मियाँ साहब जब पाकिस्तान में होते हैं हम उनकी अपोजिशन करते हैं क्योंकि हम उनकी अपोजिशन पार्टी हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं फिर वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारे अगर दी चाहे या ना चाहे हमारे वजीर आजम होते हैं। सो हमारी फिर उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। जिस तरह मोदी साहब ने, जो कातिल आजम है मुसलमानों के, जो दहशत गर्द आजम है, तो वो मोदी साहब जब मियाँ साहब से मिलते हैं वो तो अपना पॉइंट में इस पे रखते हैं फ्रॉम इनके बेंचमार्क। फर्स्ट पॉइंट ये जी मुंबई बॉम्बिंग्स। मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जब भी जब आयरलैंड वाले बात करते, सिन फेन वाले जब बात करते थे आयरलैंड वाले यूके से, तो पहली बात होती थी आयरलैंड की आजादी। बाकी बात हमने CBMs देख ली कामरान साहब, हमने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन देख लिया, हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी देख ली, लेकिन जब तक कश्मीर के कोर इशू को देखें आप सामने क्यों नहीं रख सकते? क्या वजह है? अभी पिछले महीने हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश की, थैंक्स टू चाइना, कि उन्होंने उसको वीटो किया। ये तो हमारी हालत है। आपके ख्याल में क्यों नहीं रख सकते? अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे जी सवाल उल्टा करके आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट अजीज है, आपके ख्याल में इंडिया के सामने इस तरह का रवैया वो क्यों रखते हैं, अगर वो रखते हैं जिस तरह के आप फरमा रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? जाने न जाने कामरान शाहिद साहब, आप ही न जाने, बाख्त सारा जाने है कि मियाँ साहब जो हैं वो थोड़ा हिंदुस्तान पे सॉफ्ट क्यों आते हैं। मियाँ साहब जो हैं कश्मीरी हैं, कश्मीरी उनसे ज्यादा तवक्को करते हैं। आज वहां पे कश्मीरी शहदा का दिन मना रहे हैं, यासीन मलिक साहब आज भी जेल में पड़े हुए हैं। वो देखें,
मैं कल देख रहा था अली गिलानी साहब का एक वीडियो, मुझे किसी ने भेजी व्हाट्सएप पे, और उसमें वो कह रहे थे हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हाँ हम पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, वो झंडा पाकिस्तान का लहराते हैं। वो जब वहां पे ये करते हैं, मेरे साथ 2-3 दिन पहले तारिक पीरजादा साहब प्रोग्राम में बैठे और उन्होंने इसका जिक्र किया। ये बड़ी मजेदार बात सुन ली कामरान साहब। जी जी। इस पे हुमायूं साहब का मैं रिस्पांस भी चाहूंगा। हारून साहब का पीरजादा साहब ने कहा, तारिक पीरजादा साहब ने, कि वो हिंदुस्तानी पैनलिस्ट से गुफ्तगू कर रहे थे 3 दिन पहले, समा टीवी पे मेरा प्रोग्राम चला जुमे को, और वो कह रहे थे कि मैंने उनसे कश्मीर की बात की तो इंडियन काउंटर पार्ट्स जो हैं, हिंदुस्तान वाले जो थे, उन्होंने तारिक पीरजादा साहब को एक तरीके से तड़ी लगाई या उनको क्या कहते हैं, नीचा दिखाया इस बात पे कि तारिक साहब आप तो कश्मीर की बात करते हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कश्मीर की बात तक नहीं की। सही, राइट, यही बात पूछूंगा मैं हारून साहब। तो क्या करें? मर्दानगी और इज्जत गैरत दिखाने का एक फोरम होता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खो दिया, ये अली मोहम्मद खान साहब का थीसिस है। ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं, ये सब कुछ जो सरताज अजीज साहब आज कर रहे थे, ये वहां करना चाहिए था, रशिया में जब मुलाकात हुई थी। जी हारून साहब। देखिए, अली मोहम्मद बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बट देखिए जब कंट्रीज की बात होती है ना, उसमें मर्दानगी और पहलवानी और ये सारी चीज़ें जो है ज़रा पीछे छोड़ देना चाहिए। बात ये है कि हमें इंडिया जो है वो हमें ट्रीट करना चाहता है लाइक देयर अदर नेबर्स, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा। We have to talk to India on equal terms. They are a nuclear power and we are a nuclear power. जब तक इंडिया ये रियलाइज नहीं करेगा, उस वक्त तक हमारे जितने कंटेंशियस इश्यूज हैं उसके बारे में प्रोग्रेस नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नेबर है और हमने उनसे जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम डिटरेंस है, दिस इज ए डिटरेंस, एंड हमने ताल्लुकात इक्वल लेवल पे रह के इंडिया से अपने बेहतर करने, जिसके अंदर प्राइमरी इशू जो है वो कश्मीर है और इंडिया भी समझता है कि बराबरी नजर भी तो आए ना। मतलब ये नहीं है कि हम जब भी मिले हम इनके साथ लड़ाई शुरू करें। देखें, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, 1 साल से टेंशन थी, ये प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव पे हुई है। हारून साहब के बाद वो जी ख्याल है कि जो टेंस रिलेशंस थे वो कुछ थॉ हुए हैं इस मुलाकात। ठीक है जी। जी अली साहब, फिर मेरे सुलेमान साहब के पास भी जाना है क्विकली। मैं बिल्कुल इसको रियलाइज करता हूं हारून साहब कि पहलवानी की बात नहीं होती। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जब आप हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मिले तो वो कौन सी स्ट्रेटजी थी। मैं तो ये नहीं कह रहा था कि मियां मोदी साहब को खुदा न खास्ता मियां साहब वैसे भी माशाल्लाह सेहत उनकी अच्छी, उठा के नीचे पटक दे, नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जब कश्मीर का जिक्र वहां पे नहीं किया तो आप अपने जो हमारा 70 साल का स्टैंड है उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। इसमें तो कोई पहलवानी की बात नहीं है, ये तो गिला है अपने लीडर से, अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से। एक मुलाकात में जो ऑन द साइडलाइंस एक मुलाकात हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वहां उन्होंने क्या इश्यूज किए, कोई ये यूनाइटेड नेशंस नहीं था, यूनाइटेड नेशंस में हारून साहब कुछ लोग कहते हैं, अली देखें आप समझदार हैं, बड़े समझदार हैं, डोंट मेक एन इश्यू आउट ऑफ दैट, डोंट मेक एन इश्यू आउट ऑफ दैट। रिलेशंस करने लोग क्या कहते हैं यार, बता दें जल्दी से। आप तो मैंने बार बार कहा है हमने इंडिया के साथ इक्वल लेवल पे आगे प्रोग्रेस करनी है। जी लोग क्या कहते हैं हारून साहब आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं चूंकि मीडिया में ज्यादा हूं, मुझे थोड़ा जरा पता शायद लगता है। मैं नहीं कहता, लोग ये कहते हैं कि शायद कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं शरीफ फैमिली के बॉर्डर के उस पार, जिसकी वजह से इनको थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। शायद मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं। सलमान मुजाहिद साहब के पास जाऊंगा। सलमान मुजाहिद साहब, अगर कोई उनकी मिले हैं और उसमें से एक उन्होंने छोटा सा पंप मंगवा लिया है इंडिया से जो पाकिस्तान में भी मंगवा सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी बिजनेस रिलेशनशिप है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सब अखबारी खबरें हैं। राइट, सलमान मुजाहिद साहब, सर आप सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी से, इंडिया से डीलिंग से, सरताज अजीज साहब की आज की प्रेस ब्रीफिंग से? सलमान साहब। कामरान भाई, बिफोर कमेंटिंग द इशू ऑफ कश्मीर में एक लाइनर कह दूं कि जब जरदारी साहब ने ये खुल्लम खुल्ला कहा कि यहाँ पे जो है आपने 3 साल रहना है, हमने पूरी ज़िंदगी रहना है, हमेशा रहना है, नऊज़ु बिल्ला, और जो है वो ऐसी की तैसी कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तो चौधरी निसार का बयान नहीं आया ना, उसमें हिम्मत हुई। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया। सर आया था चौधरी निसार साहब का भी आया था, प्राइम मिनिस्टर का भी आया था, मजम्मत हुई की थी।
सर आया था माशाल्लाह, वो किस तनाजुर में आया था वो भी आप देख लें, उसके बाद जो मुका हुआ वो भी आप देख लें। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया फ़ौज के खिलाफ, उसकी कोई मजम्मत नहीं हुई। यहाँ पे हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक निजी महफिल में कहा था कि 20,000 बंदा इकट्ठा हो जाए तो जनरल का डेश निकल जाए, उसकी कोई मजम्मत नहीं हुई। अच्छा, NA-2 फोर्सेस का इलेक्शन जिस अंदाज में लड़ा गया, अगर ऐसा इलेक्शन किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क के इलाके में हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ मेरे भाई देखें, वर्दी बुरी नहीं है, हम वर्दी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वर्दी के अंदर छुपे हुए चंद काली भेड़े हम उनके खिलाफ हैं जो एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं। आप कश्मीर की बात की, देखिए बहुत देर की मेहरबा आते आते हमने जो मीडिया पे देखा, जेस्चर देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चल के जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास, और उस मुदी कातिल आजम के पास। अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा, जिसने बांग्लादेश का बबा के दिल एतराफ जुर्म किया, ना हम उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए, ना अब तक हम उन्हें UNO में लेके गए कि यार उसने हमारे कंट्री को तोड़ा, साजिश की और मुक्कीबाजी का साथ दिया, और वो कन्फेस कर रहा है ऑन मीडिया। लेकिन हमारे में इतनी जरूरत हिम्मत नहीं है कि हम, बल्कि हम जाके मोदी से हाथ मिला रहे, एक दूसरे को ये कह रहे यार तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, तुम्हारा सूट अच्छा है। और देखिए बात आती है कश्मीर के ऊपर, तो मेरे भाई बात यह है कि कश्मीर का इशू जो है वो हमारी शेरग है, हम उससे जो है वो कर नहीं सकते। लेकिन एक बात बताइए, आप ये भी चाहते थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है कराची में, बलूचिस्तान में, वो भी उठाएं, या आपके ख्याल में नहीं उठानी चाहिए थी? बिल्कुल हम ये भी चाहते थे कामरान शाही साहब के रो की इन्वॉल्वमेंट भी कराची में क्या पूरे मुल्क में जहाँ भी, और जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा और हमारी जो एजेंसियाँ कह रही हैं कि बलूचिस्तान में KPK में रो के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मौजूद है, वो मसला भी उठाना चाहिए था। और कश्मीर के इशू को तो उठाया ही नहीं गया इस मुलाकात में। आज अगर सरताज अजीज साहब आके ये बयान दे रहे बाबांगे देल कि हमने बात की, नहीं जनाब, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये बयान रखते और ये मसला उठा, मोदी जो है बड़े अंडरमाइन थे, बड़ी उस ऑकवर्ड पोजीशन में थे और हम बड़े हैवी थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज में जाके एंट्री दी, 10 कदम खुद चल के गए। और मोदी का आपने जो जेस्चर देखा था, उसका स्टाइल देखा था हाथ मिलाने का, वो तो इस तरह मिल रहा था जैसे वो एक फाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के वहां पे मुफाद आते हैं, अगर आपकी वहां चीनी की मिल चल रही है, अगर आपका सलमान शहबाज वहां पे कारोबार कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मुल्क की सालमियत को, मुल्क के वकार को आप जो है वो मुल्क के सालमियत को, मुल्क के वकार को आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, हारून साहब बड़े सीनियर है आप प्लीज। और आप तो देखिए हारून साहब, माजरत के साथ, आप तो मियां साहब को डिफेंड करने की पोजीशन में ही नहीं है। आप किस तरह से मियां साहब को डिफेंड कर रहे हैं? आप तो उनके राइवल रहे मुशर्रफ के दौर से, और अब तक तो अभी आपको मुशीर बना दिया, आप उनको डिफेंड करने के लिए बैठ गए। आप बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है और हमेशा आपने हक की बात की है, तो हक की बात करें हारून अख्तर साहब। अच्छा मैं लास्ट कमेंट कर दूं कामरान साहब, जब मैं सियासत में एंटर हुआ हूं तो मैं PML लास्ट कमेंट कर दो, मैंने मुस्लिम लीग कभी नहीं छोड़ी। कामरान साहब लास्ट कमेंट कर दो। परवेज मुशर्रफ का दौर भी हमें याद है, आपका सेनेटर आप बने थे सर, उसके बाद आपने वो हम ख्याल भी बनाए, हमें वो भी याद है। चले मैं उस पर नहीं जा रहा। अगर हमारी रेंजर्स इतनी बहादुर है, आप लोग भी परवेज मुशर्रफ के साथ हैं, मैं कहूंगा कि जिस तरह से अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा है कि उन्हें कश्मीर में भेज दिया जाए और कश्मीर को जाके आजाद करा ले, तो बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी भी हो जाए, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन निहत्तों को मारना, निहत्तों को पकड़ना, निहत्तों को कत्ल करना, इसके हम खिलाफ हैं। जी अली साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं रॉ की बात चल रही है तो मियां साहब को, मोदी साहब से ये भी पूछना चाहिए था कि मोदी साहब ये BBC की कुछ रिपोर्टें हैं आपकी रॉ के बारे में कि हमारे कुछ ये तो आप MKM के ऊपर टारगेट हिट कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा हो जाता। अली खान मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, ब्रेक लेंगे। अली खान मैं आपकी बात की हिमायत करता हूं, बिल्कुल पूछना चाहिए था। वेरी वार्म वेलकम बैक। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है एक नई डिबेट का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर अभी बहुत काम करना है, इसलिए उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स की जो एक्सटेंशन है वो हमेशा मीडिया में ज़ेर बहस रही, इससे पहले जनरल कियानी की भी रही थी। देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की ओवरवेलम राय जो है लोगों की वो इस हक में जा रही है कि क्योंकि आर्मी चीफ जो है उन्होंने ऑपरेशन ज़रब अज़ब बड़ी कामयाबी से कंप्लीट किया राहिल शरीफ साहब ने, और कराची में भी ऑपरेशन जो है फौज के ज़ेर निगरानी चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो बहुत से लोग अब ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ को जो है अभी और काम, उनके पास वक्त जो है वो कम है, 1 साल का अगर वक्त है तो वो कम है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं और उनको अभी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में इस बात पर ज़रूर बात होगी, लेकिन अभी तक लोगों की जो बहुत से लोगों की राय बनती हुई नजर आ रही है वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा हक में। बट अगेन क्वेश्चन इज दैट कि आर्मी चीफ का भी एक अपना स्टैंड है कि वो उस पर एक्सटेंशन लेते हैं कि नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंस जो है ऑपरेशन ज़रब अज़ब खासतौर पर कराची में एक्सेप्शनल है। हमें कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपनी राय अपना उसका इजहार आप कर सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट।